प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, गुरु फतेह। मैं पिछले 3 महीने से किसान मजदूर आंदोलन को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मन ही मन में बहुत सारी बातों को संजो रहा हूँ। आज से कई दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि अगर मेरे भाई बनते बुद्ध लोग आकर आंदोलन में दिल्ली शामिल हो जाएं, अगर अच्छी गिनती में आए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी जितने आ सकें वे आएं और अपने भाइयों के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें और पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को ये जताएं कि हम एक ही देश के बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको हजारों साल से सताया गया है। और जैसे जैसे इन लोगों को सताया जाता रहा है, इन लोगों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अपने आप को किसी न किसी रूप में परिवर्तित किया है। उसका प्रतिक्रम किया है, मगर आज जब किसान को सताया गया है और जैसा प्रतिक्रम किसान ने दिखाया है, जैसे अपने अधिकारों के अधीन उसने खुद को अनुशासित करके दुनिया को दिखाया है और अपनी पीड़ा को जाहिर किया है, ये एक अलग किस्म का आंदोलन है। पिछले 60 वर्ष से मैंने जो भी अपने जीवन में देखा, जब बाहर दुनिया में जाकर देखा, उसमें जो मुझे अलग दिखा और जैसा अलग एहसास हुआ, वे है ये आंदोलन जो किसानों ने किया है। और उसके बहुत सारे पहलू भारत के किसी भी आंदोलन से अलग हैं। ये पूरे के पूरे किसी आंदोलन के साथ नहीं मिलते, इनकी विशेषताएं अलग हैं, इसका चरित्र अलग है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का तौर तरीका भी अलग है।
मगर एक बात मैं सभी को कहूंगा कि बुद्धा से बाबा साहब अम्बेडकर तक जितने भी संघर्ष चले हैं, 2600 साल में जितना भी भारत के लोगों ने सताने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष किया है, उसमें जो समानता है वे है कि कभी ये आंदोलन एक दो समय को छोड़कर हिंसक नहीं हुआ। हम जब गुरु गोविंद सिंह के जीवन को देखते हैं या गुरु हरगोविंद के जीवन को देखते हैं तो हमको महसूस होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस समय के योद्धा लोगों ने, सुरमाओं ने या तो मजबूरी में हथियार उठाया या फिर एक तजर्बा किया कि क्या भारत में हथियारबंद लड़ाई कामयाब हो सकती है। ये 2600 साल में एक बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष में 2-4 आदमी उस आंदोलन में, जो ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक के संघर्ष में, जानी 1848 से 1948 तक जो शहीद हुए वो ज्यादा नहीं थे। हम इसका यही उदाहरण सामने रख सकते हैं कि 3 महीने के ये देशव्यापी संघर्ष में अभी तक 30-35 आदमी किसी दूसरे कारण संघर्ष की भेंट चढ़े हैं, आंदोलन की भेंट चढ़े हैं, उद्देश की भेंट चढ़े हैं, मगर वो हिंसक नहीं थे। उनके जाने के बाद भी यहां कोई हिंसा का दौर नहीं चला। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि यहां कोई हिंसा होगी। लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए, अपने अधिकारों के अनुसार ये जो आंदोलन जारी रखा है, इसमें बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है कि आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना। हाकिम जमातों ने कोशिश की कि यह हिंसक हो जाए। मैंने हजारों पुस्तकों पढ़ने के बाद, संसार के इनकलाब पढ़ने के बाद और पूरे संसार के ग्रंथ पढ़ने के बाद, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद, विचारधाराएं पढ़ने के बाद देखा है कि बहुत कम मौके आए जब लोगों को हिंसा का पाठ पढ़ाया गया। मगर जिस जमात ने भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का
ख्याल बना रखा, वो उनके पीछे एक विचारधारा काम कर रही है जो हर जगह पर अपने आप को हिंसक प्रकट करती है। तो जो जमात अपने आप को शांति प्रिय बताती है, उसमें उसकी विचारधारा में, उसकी सोच में जो हिंसा का जज्बा है वो बहुत अलग है। चाहे दिल्ली का कत्लकांड हो, चाहे मुंबई का कत्लकांड हो, चाहे गुजरात में 2-3 बार जो कत्लेआम, मारपीट और आगजनी हुई वो हो, चाहे पूरे देश में और जगह जैसे असम में चला, इसी तरह दक्षिण में कई जगह पर चला, तो जो हिंसा का जज्बा हम देखते हैं कि ये जब देश के मजलूम लोगों में आया तो वो मात खा गए, मार खा गए। मगर जब उन लोगों ने हिंसा को छोड़कर एक अनुशासित तरीके से लंबे समय तक विचारधारक लड़ाई लड़ी तो उन्होंने सत्ता कायम की। इसकी उदाहरणें देता हूं मैं। बुद्धा के बाद कई सदियों तक, 8वीं सदी तक, कनिष्क और हर्षवर्धन तक, जानी ये अपना महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कनिष्क और हर्षवर्धन तक, 8वीं सदी तक इस देश में, भारत में हिंसा का दौर चला, मगर हाकिम जमात ने हिंसा का दौर नहीं चलाया। उसको हिंसा की पीड़ा या हिंसा की तपश को सहना पड़ा। 8वीं सदी में जब मुसलमान हमलावर आए तो देश को हिंसा का मुकाबला करना पड़ा, वे नहीं कर पाए। 12वीं सदी में जब सिख विचारधारा सामने आई, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी तक जो बहती रही, लोगों में घर करती रही, उसमें हिंसा का दौर बहुत कम था, मजबूरी में था। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग लड़ते या लड़ना नहीं चाहते, लोग मरना नहीं चाहते। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस विचारधारा के अधीन ये
बुद्धा की लहर, सिख लहर और अंबेडकर लहर चली, इस विचारधारा के पीछे हिंसा नहीं थी। और अगर हिंसा थी तो कभी कभी बहुत थोड़े समय के लिए छोटे रूप में उसका प्रगटावा हुआ। हिंसा ना होने के बाद भी महापद्मनंद से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कनिष्क और हर्षवर्धन तक करीब 1200 साल बौद्धों का राज रहा। इस दौरान जिन लोगों ने हिंसा की वो दूसरी धारा के लोग थे, जिनकी विचारधारा में हिंसा है, और उसे हिंसा को ऋग्वेद और मनुस्मृति में पढ़ा जा सकता है। अगर कोई जानना चाहे तो उस विचारधारा को ऋग्वेद और मनुस्मृति में दोनों में आसानी से जाना जा सकता है। मगर ये लोग जो इस देश के मजलूम लोगों पर, इस देश के मूलवासियों पर, इस देश के कामागर लोगों पर, काश्तकार लोगों पर, दस्तकार लोगों पर, शिल्पकार लोगों पर जो काम करते हैं और जमीन से बहुत सारी वस्तुएं पैदा करते हैं जो जीवन की जरूरत है, उन पर हिंसा की गई। और इतनी हिंसा हुई जिसको पढ़कर आदमी कांप जाता है। मगर जिन लोगों ने इन पर हिंसा की वे लोग 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हाथ नहीं उठा पाए। अगर इन लोगों ने किसी के सामने, हमलावर के सामने बाहर से जो आया दोबारा, उसके सामने हाथ उठाया तो उन लोगों ने काट डाला इनको। 100 आदमी इनको जीतता चला गया। मैंने इतिहास में देखा कि 100 आदमी इनको जीतता था। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमलावर बन के आया पंजाब और सिंध पर, तो उसके पास बताया जाता है कि 10,000 के आसपास के लोग थे। मगर भारत में तो करोड़ों लोग थे। और इससे ज्यादा 10,000 से ज्यादा राजाओं के पास वो फौज थी, सेना थी लड़ने के लिए, मगर हार गए। वर्ण और जाति के आधार पर जो कमजोर लोग हो गए वो हारते गए। ये सारी बातें जब ध्यान में रखते हैं और फिर जब ये ध्यान में रखते हैं कि तथागत बुद्धा से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक जितना संघर्ष हुआ उसका नतीजा निकला भारत का संविधान। अगर तुम भारत के संविधान को देखा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो तुम भारत को भी नहीं समझ सकते। भारतीय संविधान की धाराओं में इस देश का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। एक एक लाइन में देश का इतिहास है। ये मौलिक अधिकार लोगों को जो मिले 1947 के बाद,
26 जनवरी 1950 को जिनको मान्यता मिली देश की संसद में, वो 2200 साल बाद हुआ। 2200 साल तक इस देश के लोगों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं था। अब जब संविधान बना तो उसने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? वे था कि जब हमको अधिकार दिया गया तो हमको हथियार नहीं दिया गया। हथियार केवल भारत में एक ही धार्मिक समूह को दिया गया, वो सिख हैं, जिनके लिए लिखा गया कि ये सिखों के बगैर कोई दूसरा आदमी तलवार नहीं रख सकता। इसका अगर मैं अर्थ करूं तो कम से कम 2-4 घंटे में इसी एक लाइन पर इसकी व्याख्या कर सकता हूं कि सिखों को तलवार का अधिकार क्यों दिया गया, कृपाण का अधिकार दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब कि जब संविधान ने ये अधिकार दिया तो उसमें लिखा कि व्यक्ति हो या समाज, समूह हो या धार्मिक समूह, कोई जाति हो या धर्म के अलग अलग धर्म के लोग, सभी को एक समान अधिकार दिए जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि आदमी जो भी भारत में पैदा होता है, जो इस देश का नागरिक है, उसको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, मगर वो किसी दूसरे के अधिकार को का हनन नहीं कर सकता, दूसरे के अधिकार को छीन नहीं सकता। ये लोकतंत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब इसी अधिकार के अधीन किसान वर्ग ने जो उनकी जीवन शैली को बदलने वाले हालात पैदा हो गए, उनको रोकने के लिए उन्होंने जो अपने आप को आंदोलन में जमा किया, वे यही है कि वो शांति से अपनी बात पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं और अपने अधिकार को मतलब जो छीना जा रहा है, जैसे वो कहते हैं कि वो छीना जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन उनका जीवन है, तो उसका जीवन छीना जा रहा है, वो उसको वापस लेने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। पूरे देश के लोग शामिल नहीं हुए, पूरी दुनिया के लोग शामिल हो गए उसमें। और ये अधिकार हमें उम्मीद चाहे थी या नहीं थी, ये अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार इन किसानों को दिया कि वो शांति से किसी दूसरे के अधिकार को यानी दूसरे के अधिकार में दखल देने से रुकते हुए अपने अधिकार के अधीन वो अपनी बात देश में, दुनिया में, सरकार के सामने रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो तरीके हैं आदमी की सुरक्षा के।
एक तो तलवार से वो सुरक्षा कर सकता है अपनी, और दूसरा विचारधारा से। अगर उसके पास बहुत अच्छी विचारधारा है तो वो सुरक्षित हो सकता है। और तलवार और विचार में, दोनों में शक्ति है। हथियार और विचार दोनों में ताकत है, और दोनों की ताकत आदमी को सुरक्षित कर सकती है, उसके अधिकार को सुरक्षित कर सकती है। तो किसान जथेबंदियों ने और उनकी लीडरशिप ने ये मान लिया कि हमको हथियार के बल पर अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं करना है, विचार के, संविधान के विचार के मौलिक अधिकार के बल पर सुरक्षित करना है। क्योंकि देश में सत्ता जो है या जो कुछ भी है वो लोकतंत्र का है, सारा ढांचा लोकतंत्र का है। भले ही हम लोकतंत्र को उसके असली रूप में नहीं देख रहे, अब हम जानते हैं कि उसको तोड़ दिया गया है, बुरी तरह उसको उखाड़ दिया गया है। अब पिछले बहुत सालों से उसको उखड़ते देख रहे हैं हम, हमको इस चीज की पीड़ा होती है। मगर हमने अपने आप को आंदोलन के लिए तैयार किया भी तो उतनी ताकत से नहीं किया जितनी ताकत से हम दूसरे हाकिम जमात के बराबर आंख से आंख मिलाकर खड़े हो सकते हैं। तो ये पहली बार है कि भारत में सबसे शक्तिशाली आंदोलन अगर कोई मैं अपने जीवन में देख रहा हूं तो वो जो किसान आंदोलन है। इस पर मैंने अभी कम से कम 60-70 सफ़े का एक आर्टिकल लिखा है, और उसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे जानकारी मुझे ज़्यादा होती जाएगी तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानूनी तौर पर कही जाती हैं, उनके बारे भी मुझे फिर से दोबारा जानकारी हासिल करनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल का आम आदमी जो एक लाचार जीवन बसर कर रहा था, बेबस जीवन बसर कर रहा था, पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी में आने के बाद, अधिकारी बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो भी समझदार हो गया है, सियाना हो गया है, और उसको पता है कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है, और हमने कैसे समाज के आगे अपनी बात रखनी है। और देश में जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें हथियार की वरतों करनी है या विचार की वरतों करनी है, ये उसको समझ लग गई है। जैसे चलते चलते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत फौज के बहुत सारे आदमी जो अधिकारी भी थे, बड़े बड़े अधिकारी, वो मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोगों पर हथियार से वार हुआ, या इनको कुचलने का, दमन करने का किसी ने हौसला किया, तो वे सारे जो कल देश की राखी करते थे,
सरहद की राखी करते थे और सरहद पर बैठकर आज भी वो रक्षा कर रहे हैं, तो वो मजबूर होंगे अपने बुजुर्गों और भाइयों के साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई को जीत सके। तो ये सारी बातें जो मैंने कही हैं, ये जो मेरे अंदर चल रहा है उसके आधार पर कही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को इसका पता नहीं, सभी जानते हैं इस बात को। कुछ बातें मेरी हैं जो हो सकता है दूसरे को ना पता हो, और दूसरे की बातें सारी हो सकता मुझे ना पता हो। जब हम बोलते हैं तो हमारी बात, हमारा विचार दूसरे तक पहुंचता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा कर सके कि ये सबसे बड़ा आंदोलन जो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, हमको इसने बहुत खुशी दी है कि कम से कम हम एक सही आंदोलन को देख सके हैं, जी सके हैं और उसके साथ खड़ सके हैं। चाहे कोई भी मजबूरी हमारी रही हो, जैसे भी हालात हमारे हों, तो हम इस आंदोलन के साथ शुरू से आज तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मगर हमारे जो लीडरशिप जो किसान मजदूर आंदोलन की है, जैसा उन्होंने संविधान को समझा, विचार को समझा, हथियार को समझा और जैसे आंदोलन को समझा, आंदोलन करने के तौर तरीकों को समझा और हाकिम जमात को समझा, हाकिम जमात की ताकत को समझा, अपनी ताकत को जोड़ा, अपनी ताकत को जोड़कर एक वंगार की दी। ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इसमें भूत भी देख रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं और आने वाला समय भी देख रहे हैं। तो हमको खुशी है कि हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा है और इतना बड़ा आंदोलन किसी नए बड़े आंदोलन को और बड़े आंदोलन को जन्म देता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद बन गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, गुरु फतेह।